आपका लाया अमल क्या है? जमात इस्लामी के ये लोग अपनी पार्टी के किसी मफाद के लिए नहीं बैठे हुए। अवाम किसी हुकूमत को मानने वाले नहीं है। गरीब का जीना अब मुश्किल हो गया है, वो बच्चों को खिलाए, वो क्या करे। 32 साल तक जो सियासी जमातें हुक्मरान रही हैं, उन्होंने एक ही काम किया है, लोगों के अंदर बेहिसी पैदा की है। ये इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है, आपको लगता है जो महीना दिया गया बेसिकली इसमें इलेक्शन हो जाएंगे? अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ही देनी है तो फिर इलेक्शन किस चीज का नाम है? आपके सुसद भी वज़ीर आज़म हो तो आप जुल्म के खिलाफ बोल देते हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म ही हो। आज पीटीआई पे जुल्म हो रहे हैं, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, इसकी मजम्मत करेंगे? सियासतदान की अपनी चाल होती है। भाजपा पे एक्सटेंशन मिली, आइन बच गया, भाजपा का मुस्तकबिल क्या है? दोनों पे कैद चलना चाहिए। उन्होंने फौज को बदनाम किया, उनकी नफरतों में 9 मई हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं जवाब दो, मैं हूं फरूख मुड़ाइच। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले वो मसला कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को या नहीं, क्या हुआ कि अचानक शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा को यहाँ से जाना पड़ा, ये सारी बातें, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन कैसे हुई मुमकिन, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हम आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर, वो अंदर की बातें बताएंगे। इसके अलावा इसी प्रोग्राम में इलेक्शन कमीशन ने अपडेट दे दी है, क्या इलेक्शन इसी महीने में जनवरी में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मुमकिनात हो सकती हैं, वो बातें। और सबसे बड़ा मसला आवाम का महंगाई है, उसके ऊपर जमात इस्लामी धरना दे रही है। जमात इस्लामी के धरने में भी जाएंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, इनके धरनों से महंगाई का कोई बोझ आवाम पे कम होगा या नहीं होगा। आवाम सुबह से हुआ क्या, एकदम बेचैनी क्या हुई? थोड़ा सा आगे आप आगे साहब ने जो बयान दिया कि जनरल बाजवा थोड़ा पीछे हो जाने उन फ्रेम में आ ले, उसके बाद ये सूरत पैदा हुई है, कर लें तो थोड़ा ये साहब है आप मियां नवाज शरीफ साहब अगर इसका बयान दें या ना दें तो एहतसाब तो हो गया। आपका भी मुतालबा है कि जनरल बाजवा आपके उस्ताद और जनरल फैज का एहतसाब होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि ये रियासत का मुतालबा, किसी ने तो मुतालबा करना है। आपको याद होगा मैं दहशत गर्दी की अदालत के बाहर मैंने उस वक्त इमरान खान का भी बोल रहा था, मैंने कहा इमरान खान तो बहुत जल्द मार वोट पे हमारे साथ नारा लगाओगे, वोट पे सब, ये मैंने कहा था ना। अब ये होने लगा। मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये मिसाक की जमहूरियत जो नवाज शरीफ साहब ने और बेनज़ीर साहब ने लिखा था उस पर अमल होता तो आज ये इस मुल्क के हालात में। अच्छा, ये काजी फायद ईसा के बारे में आपको गुजरावाला जिसमें नवाज शरीफ साहब ने बताया था, जनरल बाजवा, जनरल फैज, आप लोगों ने करवाया, काजी फायद ईसा के बारे में भी आप लोगों ने किया जो किया। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे तो नवाज शरीफ साहब की तकलीफ से ज़्यादा जो नीचे गुजरावाले में पहली दफ़ा नारे लगे थे भाजपा के खिलाफ, वो भी आज तक कानों में गूंज रहे। और जावेद हाशमी को हमने उस हालत में पकड़ा जब वो जज्बाती होकर खड़े हो गए तो उन्होंने इशारा किया और मुझे डर था कि जावेद हाशमी न कह दे कि भाजपा से इस्तीफा लो। अब तो वोट को इज्जत दो का बयान ही दफन हो गया, आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, पार्लियामेंट में वोट डाले, इसके बाद कहाँ वोट को इज्जत दो और कहाँ बयान है? एक्सटेंशन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है वोट को इज्जत का बयानिया। वोट को इज्जतों का बयानिया करबला से चला कि वोट को इज्जत दो। क्या था बयानिया करबला में? ये था कि फासिक, फाजिर, सालिम, शरीयत का जो पाबंदी उसकी बैत नहीं कर दी, उसको ही लेके हम चल रहे हैं आगे कि गलत लोगों को वोट नहीं देना और जो वोट आपने डाला है डाल दिया, वोट शेयर को है, निकलता भले का है, इसको रोके। आपने बाजवा को वोट दे दिया और कौमी असम्बली के जरिए से कहा एक्सटेंशन ले लो और उसके बाद नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। मैं दो चीज़ें आपको बताऊँ। लोग कहते हैं ना कि शहबाज साहब ने 16 महीने हुकूमत की, हुकूमतें 16 महीने की नहीं होती, मैंडेट होते हैं 5 साल के, 5 साल करके बंदा रिजल्ट देता है। आप कमरे इम्तिहान में बैठते हैं 3 घंटे के लिए और 10 सवालों के जवाब देने हैं, ठीक 30 मिनट के बाद आपसे एक शख्स आता है, पर्चा छीन लेता है और आते हैं आपको सारे। इस बात को आप न करें। शहबाज शरीफ ने न सिर्फ रियासत बचाई बल्कि बाजवे के हाथों इस आईने पाकिस्तान को बचाया। आज आप शहबाज साहब के साथ खड़े इस मामले में कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाई गई, ये एक्सटेंशन ठीक? मेरी बात को मुकम्मल होने दें। मैं ये कह रहा हूँ शहबाज शरीफ ने न सिर्फ रियासत बचाई, बाजवे के हाथों आईने पाकिस्तान को बचाया। ये मकसद था PDM का। अगर आप ये चाहें कि बाजवे को एक्सटेंशन क्यों दी, एक्सटेंशन पे वोट क्यों हुआ, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो एक्सटेंशन है ना, अभी फ़र्ज़ किया आप एक TV चैनल पे आप छोड़ना चाहते हैं मगर आपका एक प्रोफाइल बना हुआ है कि नहीं यार बड़ाइच को लोग सुनते हैं, आपका मालिक कहेगा बड़ाइच
अपनी शर्तों के साथ या थोड़ा सा इस प्रोग्राम को और चला दो, ठीक है। एक्सटेंशन, अगर हालत जंग में मुल्क है तो उस वक्त आप अपने चीफ को नहीं बदल सकते। ये फिर जायज़ थी? नहीं, जायज़ बिल्कुल नहीं थी। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं अपने अल्फाज पे हमेशा खड़ा रहूँगा। मैंने वालों ने मुझसे ये सवाल किया, मैंने कहा नवाज शरीफ साहब से झूठ बोला गया एक बात, किसने मजबूर किया उनको? जो पीछे रखो थोड़ा यहाँ के जो उनके मुंह के आगे आ रहा है लीडर तो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो था हमारी जब से होश संभाली है, या नवाज शरीफ है। उसके बाद लीडर के साथ सारे जो इंटरव्यू कर रहा है उसके आगे फर्स्ट ईयर के लीडर हैं, ये लोग फैसला करते हैं, अभी कैबिनेट के मेंबर होते हैं। नहीं, ये लीडर नहीं है भाई साहब, ये तो वर्कर है। तो ख्वाजा आसिम ने कहा था कि वो हलफ लिया था नवाज शरीफ, जिस चैनल से आप आए उसके मालिक तो नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की थी वो ठीक कही थी कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ऐ गर्ल इस कमरे तो बाहर ना निकले, कि जनरल बाजवा को वोट देना है और चुप करके ये बात बाहर ना निकले। ख्वाजा आसिफ साहब का ऑन रिकॉर्ड है ये। मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब का किसी पे प्रेशर होता फिर परवेज रशीद जो है वो बगावत न करते, उन्होंने एक्सटेंशन का वोट नहीं दिया। एक बात बाकी भी होते हैं नहीं, फिर जो मेरे बड़े भाई जो फर्स्ट टाइमर थे, हालांकि वो इस्तिकलाल स्टूडेंट फेडरेशन की 1970 की दहाई में 71 में वो NWFP के सदर रहे, मगर उनको हमारी जमात कहती है फर्स्ट टाइमर है। उन्होंने बगैर किसी सोचे समझे, उनके साथ एक डॉक्टर MNA था, उन्होंने कहा हमने एक्सटेंशन पे वोट नहीं देना। जब पार्टी की खिलाफ वर्जी की तो उन्होंने उसूलों पे बात की ना, नवाज शरीफ का किसी पे प्रेशर नहीं था, वरना कहते हैं सियाद साहब आप तो वोट दे दें। कंफ्यूजन है, दिलवाई किसने एक्सटेंशन? वो बंदे का नाम तो बताएं, किसने मजबूर किया? सियासतदान की अपनी चाल होती है। भाजपा को एक्सटेंशन मिली, आइन बच गया, अदम एतमाद किया, रियासत बच गई। अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि बार जो बाजवा हर वक्त कहता था मेरे हाथ में बटन है, मेरे हाथ में बटन है, मैं ट्रिपल वन ब्रिगेड मूव करवा दूंगा। ये मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ने हमें मौका दिया। ये भी हम एक कानून लेके आएंगे कि जो शख्स मार्शल लॉ लगाने की धमकी दे वो भी आर्टिकल 6 पैरा C बनाएंगे, वो भी उसमें धमकी दी थी आपको मार्शल लॉ की? ये नहीं, पार्टी आपकी हुकूमत की बात करें, अब धमकी दी। मेरे आमने साहब ने बात करता तो मैं कहता फिर लाल है तुम्हें मार्शल लॉ, तो फिर जस्टिस बकार जी आप पुत्र एक माँ हो जम देंगे। आपके तो उस्ताद थे जनरल बाजवा, और बाद में ये भी पता चला कि वो आपकी कप्तानी के मेडल भी वापस लेना चाहते थे, ये बात दुरुस्त है? जी मेरे तो उस्ताद थे और मैं उस वक्त से कहता था बड़ा मनसब इंसान है, और मैं इंटरव्यू किया था, बड़ी तारीफें करते थे। कहाँ प्राइवेट में जाती हूँ अच्छी। मैं उसको क्या कहता है, जब तक बंदा मंजर आम पे फिल्म आप देखे ना तो आपको क्या पता कि फिल्म कैसी है, ठीक है, गाने कैसे लिखे गए हैं, राइटर क्या चाहता है, प्रोड्यूसर क्या चाहता है। जब फिल्म स्क्रीन पे प्ले होती है फिर बंदा बाहर निकलता जा रहे थे पैसे ही ज़ाया कर सड़े। मैं आपको ये खुली बात कहूँ, बाद में इस काबिल नहीं कभी उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जाए, बाप तो इस काबिल नहीं था उसको कोर कमांडर बनाया जाए। मेरा उस्ताद है, ठीक है। अब आप क्या इनका हो सकता है जनरल फैज का? और वो मेरा टाइटल नवाज शरीफ, मेरी बात सुनो, मेरा टाइटल वापस ले रहा था, ले ले, आज भी मैं कहता हूँ ले ले। ये बात तो हुई थी ना? बिल्कुल हुई थी, उसने कहा इसका टाइटल वापस लो। परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था इसको हम ट्रेंड करके हमने इसको इसलिए तैयार किया कि हमारे ऊपर तनकीद करें। वो भाई बात सुनो, हमें इसलिए ट्रेनिंग को नहीं दी कि हम हक की बात न करें, आईने पाकिस्तान की बात न करें, रियासत के दिफा की बात न करें। हमें इसलिए ट्रेनिंग दी है कि ये मुल्क तुम्हारा है, ये वर्दी तुम्हारी है, तुम इसकी इज्जत हो, तुम इसके पास। आपके सुसद भी वज़ीर आज़म हो तो आप जुल्म के खिलाफ बोल देते हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म ही हो। आज PTI पे जुल्म हो रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, इसकी मजम्मत करेंगे? उन्होंने जिन लोगों को बिला वजह कोई बिला वजह नहीं है। 9 मई के वाक़े के बाद मेरी कोई हमदर्दी नहीं है लोगों के साथ। यार सियासतें हमने भी की, मुशर्रफ के खिलाफ बेगम साहब मरहुमा निकली और बड़े बांग खिलाफ से निकली। उन्होंने चैलेंज कर दिया था, ये राशिद कुरैशी मेजर जनरल कौन है, इससे तुम्हारा क्या था, इतना बड़ा चैलेंज किया हुआ था, तो उसमें तो हम साथ खड़े थे। मगर ये 9 मई को किसी ने चुना उसको नहीं चलाया। इनके साथ ये होना चाहिए, ये नजरिया पाकिस्तान पे हमला है भाईजान। मेरी बिलावल के साथ हो सकती है, मौलाना फजलमान के साथ हो सकती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हो सकती है, लियाकत खान से हो सकती है, गुलाम अहमद वाइन से हो सकती है, वली खान से हो सकती है, ख्वाजा खान से हो सकती है। मुस्तकबिल क्या है सिर्फ ये बता दें, अगर चौथी मुद्दा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं तो इन दोनों का क्या करेंगे आप? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बने या न बने ये लोहे महफूज पे लिखा हो। तो मगर मैं रात को भी दुआ की आज कि खुदा नवाज रहा है तुझे नवाज शरीफ, उसको माँ बाप की दुआ है, वो कहीं ना कहीं से समंदर उसको उछालता रहेगा। और ये मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ इस पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत है।
आज 10 साल नवाज शरीफ के लिए मुख्तस कर छोड़े। अगर नवाज शरीफ इस मुल्क को एशियन टाइगर ना बनाए तो फिर उसकी नस्ल सियासत नहीं करेगी। भाजपा का क्या बनेगा? मैं उस तरफ आ रहा हूँ भाई साहब, मैं बना के देता हूँ, वही बनेगा जो मुशर्रफ का बना। अगर इन लोगों के साथ चलाएंगे भाईजान आप इस तरफ बाद में थोड़ा सा नरम भी हो जाते हैं आप लोग। या मैं उसको वलीमे में दावत दूंगा, उस पे केस भी चलना चाहिए, दोनों पे केस चलना चाहिए। उन्होंने फौज को बदनाम किया, उनकी नफरतों में 9 मई हुई, ये भी बात याद। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं आप लोग भाग रहे हैं, था आप लोगों के बारे में इशारा उनका, थोड़ा सा इलेक्शन से भाग रहे हैं आप। बिलावल भुट्टो मुझे बहुत प्यारे हैं, वो अगर पत्थर भी मारेंगे तो मैं कहूँगा वेलकम। मैं जब कराची में गिरफ्तार हुआ तो एक 5 पर्दे के मालिक छोटे से घर वाला आया, उसने कहा मैं पुलिस पार्टी का रुकन हूँ और सफदर हमारे सिंध का मेहमान था, मैं जमानत देने आया हूँ। उसकी वो जमानतनामा मेरी आंखों के सामने है। ये भुट्टो की तरबियत। आप कह रहे हैं कि बिलावल को जवाब नहीं देंगे, इसलिए क्यों देंगे? हम मिसाल की जमहूरियत के पाबंद हैं यार। छोटी सी बात करती काजी फाइल ईसा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनके लिए कॉलम लिख दिया, नहीं पढ़ा आपको? कॉलम भी तो आपको लगता है कि काली फाइल ईसा के साथ जो कुछ हो रहा था उस वक्त भाजपा करवा रहा था, रेफरेंस और सारी चीज़ें कि इमरान खान भी? देखिए, इमरान करवा रहा था, चूँकि काजी फाइज ईसा साहब मोहतरम है, वो उन्होंने अपने घर में ड्राइंग रूम में पाकिस्तान बनते देखा हुआ था। उन्होंने धरने वाली बात पे एक्शन दिया। फैज़ अमीर को बता रहे थे ये तुम्हारा काम नहीं है भाई, तुम्हारा काम तो आज़ाद कश्मीर से आगे शुरू होता है, चोलिस्तान से आगे शुरू होता है, सचिन से आगे शुरू होता है। अगर वो उसने कोई मैसेज दिया था, क्या ज़रूरत थी यार उसकी? एक पर्दा बीवी को कमज़ोर थी, छड़ी लिए वो भाग रही थी। साहब आ गए, आखिरी कमेंट, एक मर्द कलंदर हाफिज आसिम मुनीर डॉलर के रेट नीचे करवा रहे हैं, आप लोग ये काम 16 माह में नहीं करवा सके, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं आप? देखिए जी, हाफिज साहब का पाकिस्तान उतना ही है जितना मेरा है, जितना किसी सियासतदान का है। ये जब दीवार गिरने लगेगी घर की तो सब मिल के इसको करेंगे। शुक्र है अल्लाह का कि एक ऐसा सेंसिबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिसको ये पता है कि ये मुल्क, फौज, जमहूरियत और अदालतें, जजेस सब मिल के इसको आगे बढ़ाएंगे। इन बयानात पे कायम रहिएगा। मैं आसिम मुनीर साहब के बारे में, आसिम मुनीर साहब से लिख के दे दूँ, काम रहना दूर की बात, मैं लिख के दे देता हूँ। आप यही कहेंगे कि ये अच्छे आदमी? मैं तो भाईजान, मैं अच्छे क्या, जमहूरी आदमी, इलेक्शन भी करवाएंगे पाकिस्तान फौज के लिए एक नेक शुरू है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जमात इस्लामी के धरने में जाएंगे, उनकी क़यादत से बात करेंगे। आखिर इन धरनों से पाकिस्तान के अवाम पर क्या असर पड़ेगा, क्या पाकिस्तान के मसले हल होंगे या नहीं? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। जमात इस्लामी का धरना जारी है, लोग क्या चाहते हैं, हालात क्या हैं, आइए चल कर पूछते हैं। मैं इस वक्त माल रोड गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और सूरत हाल क्या है कि पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी फ़ैसला करती है कि बिजली, पेट्रोल, महंगाई, जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, उनके ऊपर हम गवर्नर हाउस के बाहर बैठेंगे। तो लाहौर में 3 दिन के लिए ये तशरीफ़ फरमा है और मेरे साथ जावेद कसूरी साहब मौजूद हैं जो पंजाब को हेड करते हैं, इनके अमीर जमात पंजाब, अमीर पंजाब जमात इस्लामी हैं। इन्हीं से बात करते हैं। कसूरी साहब, आप लोग यहाँ पर बैठे तो हुए हैं, पीछे हम लोग देख रहे हैं, ये कहाँ से? पूरे पंजाब से लोग आए हैं, लाहौर के लोग हैं, और क्या आपका लाया अमल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं पहली बात तो अर्ज़ करूँगा कि जमात इस्लामी के ये लोग अपनी पार्टी के किसी मफाद के लिए नहीं बैठे हुए। ठीक है। ये 2 करोड़ अहले लाहौर, 12 करोड़ अहले पंजाब, 25 करोड़ पाकिस्तानी जो इस वक्त जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, और बेरोज़गारी ने, महंगाई ने, डीजल और पेट्रोल की कीमतों ने, और ख़ास तौर पे बिजली के बिलों ने जिस तरीके से लोगों के से निवाला छीन लिया है, जमात इस्लामी उसके ख़िलाफ़ मैदान अमल में है। आपके इल्म में है कि 2 सितंबर को जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में हड़ताल की कॉल दी और उस हड़ताल के नतीजे में हुक्मरानों को ये मैसेज दिया कि ये जुल्म का राज, IMF की ग़ुलामी पे मबनी पॉलिसियाँ, ये कौम को काबिल कबूल नहीं है। ठीक है। दूसरे फेज़ के ऊपर हमने 4 गवर्नर हाउसेस के सामने धरने का ऐलान किया। KPK के बाद अब पंजाब में शुरू है। पंजाब का ये 3 रोज़ा धरना, देखिए, इसमें कल लाहौर शरीक था, आज इसमें साहिवाल और फैसलाबाद के लोग भी शरीक हैं, लाहौरिये भी शरीक होंगे। ठीक है। कल
लाहौर फिर शरीक होगा और गुजरांवाला डिवीजन भी ये पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोग तो हैं। क्या वजह क्या है? मतलब मुझे अगर मैं पीछे तक देखूं तो ये कितनी तादाद है आपके ख्याल में? अच्छा देखिए फर्क भाई, ये काफिले भी आ रहे हैं, अच्छा, अभी आमद है लोगों की, इंशाल्लाह अगले कोई 1.5 घंटे में आप देखेंगे। ये सिर्फ जमात इस्लामी या आम लोग भी नहीं, आए? इसमें उन्होंने कहा नहीं। कि यार हमारी महंगाई हुई है, पेट्रोल महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई है, ये तो अब हर आदमी का मसला ना, आप जमात इस्लामी का मसला तो नहीं रहा ये। तो आपको आम लोग भी मिले यहाँ पे, नजर आए कि ये आपके कारकुनान है? देखिए मैं पहली बात तो ये अर्ज करूं कि जमात इस्लामी खुद आम आदमियों को ही पार्टी है, ये कुछ सरमायादार जागीरदार और वडेरे तो है नहीं। ठीक है। आप नीचे अगर सर्वे करेंगे तो आप इसमें से मेहनत कश मजदूर, किसान, दहकान, ताजर, ये सारे लोग आपको मिलेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें जमात इस्लामी की तंजीम से वाबस्ता लोग भी हैं और एक तादाद नए लोगों की भी है, नए लोगों की जो भी तंग मौजूद हैं इन चीजों से, जो तंग हैं, और इस तंगी इसका की मतलब वजह- है इस पंडाल में हमें तहरीक इंसाफ के, नून लीग के वोटर्स भी मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल है। मिलेंगे, जरूर ओके, मिलेंगे ओके। कि जो माजी में इन पार्टियों के साथ चलते रहे हैं। लेकिन मैं तो आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि पार्टियों की जो लीडरशिप है उनका तो वो मसला है ही नहीं जो आम आदमी का मसला है। ठीक है। पार्टियों की लीडरशिप तो एक और तरह के कल्चर में रहती है। जो पार्टी का वर्कर है, वो पीपल्स पार्टी का वर्कर हो, वो पीटीआई का वर्कर हो, मुस्लिम लीग नून का वर्कर हो, वो तो बेचारा मजलूम है, उसके जिम्मे तो नीचे दरिया बिछाना और वो करना है और लूट मार करना फिर हुक्मरानों की जिम्मे आपका ये होता है। नारा लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहा है कि आप कह रहे हैं कि हम आपकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। उनको समझ आ रही कि आप उनकी बात देखिए कर मैं रहे हैं? आपसे अर्ज करूं कि हमने पंजाब में, जंग में, साहिवाल में, गोजरा में, हमने टोबा टेक सिंह में, और अभी 4 रोज पहले फैसलाबाद में हमने जो अवामी जलसे किए हैं, हमारी अपना जो एनालिसिस है कोई 20 से 25% उसमें नए लोग हमें नजर आ रहे हैं। लोग जमात इस्लामी की बात को सुन रहे हैं। और फर्क साहब यहाँ मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जमात इस्लामी का मसला अपना कोई मुकदमा नहीं है, हमारा कोई अपनी करप्शन के केसेस नहीं है, हमें कोई नैब की परेशानी नहीं है, हमें कुछ सिरे महल और जो पनामा पेपर्स हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला तो अवाम है और 25 करोड़ अवाम है जिसकी खत्म कसूरी साहब प्रैक्टिकल होके बात करें, क्या हासिल है? इधर आएंगे लोग, बैठेंगे 3 दिन, इसके नतीजे में हुकूमत को क्या फर्क पड़ा? एक सड़क बंद हुई। अच्छा देखिए हम ये समझते हैं कि कौमों की मुश्किल वक्त से में ही कौमों के निकलने का रास्ता भी बनता है। ठीक है। एक सूरत यह है कि आप मायूसी की दलदल के अंदर हुक्मरान भी कौम को दिखा लें और हम वसीयत कौम भी उसी मायूसी की दलदल में जाएं। ठीक है। जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि हम इस मायूसी के अंदर कौम को उम्मीद का पैगाम ठीक है, उम्मीद का पैगाम उम्मीद देंगे, के पैगाम के साथ आगे बढ़ेंगे। हम इस जुल्म के राज के खिलाफ आवाम को मैदान के अंदर लाएंगे और जमात इस्लामी अब सफ़े अव्वल के अंदर है। हम इस जुल्म के राज के आगे सीसा पिलाई की दीवार बनेंगे। लाहौर के अमीर हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब। अंसारी साहब, लाहौर की कितनी आबादी है? लाहौर में कोई 1.5 करोड़ के करीब आबादी है। ये 32 साल तक जो सियासी जमातें इस मुल्क में हुक्मरान रही हैं, उन्होंने एक ही काम किया है, लोगों के अंदर बेहिसी पैदा की है। और उस बेहिसी का नतीजा है कि लोग जो हैं वो अब ये कहते हैं कि ये जो पेट्रोल महंगा हो गया है, यानी वो जो एक मिसाल दी जाती है ना कि जूते मारने वाली, अब लोग कहते हैं जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा दें। असल में गुजारिश ये है कि आप लोगों के पास गए, लाहौर के लोगों को जाके बताया कि आपका मसला उठा रहे हैं? हमने जनाब जब हड़ताल की थी उस मौके पर भी 2 सितंबर की लोगों ने हमें वेलकम किया और उसके बाद भी हम मुसलसल आवाम के अंदर मौजूद हैं और जगह जगह पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और उस प्रोग्राम के नतीजे में लोग यहाँ पर लाहौर से इकट्ठे हो रहे हैं, लोग आए हैं। और सच्ची बात यह है कि ये मसला सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का भी मसला है, पीटीआई के वर्कर्स का भी मसला है, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का भी मसला है। और वो वर्कर्स, वो कारकुनान जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में पिछले 30 साल से मौजूद हैं, वो अब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और इस धरने में क्या इसकी पीक टाइम में आपकी क्या हाजिरी रही? लाहौर की बात करते हैं ना, हज़ारों की तादाद में कल भी हाजिरी थी और अब आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। पूरे लाहौर को पता है कि आप लोग इधर बैठे हुए हैं? बिल्कुल, पूरे लाहौर को पता है। और एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इस्लामी पूरे पाकिस्तान में गवर्नर हाउसेज के सामने बैठी है और लाहौर में भी 3 दिन का इनका धरना। मैं लोगों में जा रहा हूँ कि आखिर जो ये लोग यहाँ पर आए हैं, क्या वजह है कि अगर आवाम का ये मसला है तो फिर यहाँ पर लोग, मुझे अगर हज़ारों में भी नजर आए तो ये लाखों लोगों का नहीं करोड़ों लोगों का मसला है, लोग क्यों कम आए हैं, क्या वजह? कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आप? जी फैसलाबाद फैसलाबाद से आए हैं आप।
और आप जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं? बिल्कुल, जमात इस्लामी। कोई ऐसा बंदा आपके साथ आया जो नून लीग का वोटर हो, पीटीआई का वोटर हो, पीपल्स पार्टी का वोटर हो? अभी मैं आवाज दे देता हूँ। आप में से ये सारे जमात इस्लामी के मेरे सारे जमात इस्लामी के अलावा कोई आया बंदा? हाँ, कहाँ से आए हैं? आरिफ वाला से। उन्होंने किस बुनियाद पे आए हैं? उन्होंने कहा महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से आए हैं। अवाम किसी हुकूमत को मानने वाले नहीं है। चे जाए कि सिराजुल हक का वो मुतालिबा कि जिसमें वो कहते हैं कि बिजली और अशिया ज़रूरिया की चीज़ों को आप रेट को कम करें, उसके अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कौम के पास आप यहीं पे बैठे रहते हैं? आप यहीं पे बैठे रहते हैं आप? हम जहाँ हों या अपने मकाम पे हों, तहरीक जारी रहेगी। और खाना वगैरह इधर ही खाते हैं आप लोग? खाना हमने क्या खाना अभी आए हैं। हम मुनज़्ज़म तंजीम है, ठीक है। हमने हुल्लड़बाजी नहीं करनी, हमने मुर्गी की तरह जिद नहीं करनी, हमने इनको जिच करना है हुक्मरानों को। हमने धरने का सही जो स्पिरिट है वो हमने दिखानी है। ये नहीं है कि हम बस ऐसे ही धरना दिया और जिद करके बैठ गए। आप कहाँ से हैं? कौन ले गया? किस लिए आए हैं? खुद आए। किस लिए आए? आपका सवाल ये था, हाँ, महंगाई। आपका सवाल ये था कि इस धरने में जो पीटीआई के लोग नहीं हैं, क्यों नहीं आए? असल मसला ये है जो हमारे सियासतदान है ना, इन्होंने हम इतना तकसीम कर दिया कि हम जो है ना सोचते हैं। आप गए थे पीटीआई वालों के पास? जी बिल्कुल गए थे। उन्हें कहा था, दावत दी थी कि महंगाई के खिलाफ हम आए भी हैं। मेरे साथ आए भी हैं। मेरे पहले समय शायद जमात बाकी जो जमातें हैं ना, जमातें हैं, ठीक है, वही चीज ही है। ठीक है। हमारे साथ आए हैं तो हमारा डिफरेंट चीज है। आप किधर से आए? साहिवाल से। तो किस मसले के लिए आए हैं? महंगाई वास्ते। की महंगाई? तुसी अपना मसला दसो। बिजली महंगी, आटा महंगा, ठीक है। तुसी कितों आए हो? दीपालपुरों। के वास्ते? महंगाई के खिलाफ आए हैं। महंगाई थोड़ी सस्ती करन का मैनू। कौन करेगा तुम्हारे ख्याल से महंगाई? कौन ठीक कर सकता है? मेरे ख्याल से राजुल हक ठीक कर सकता है। राजुल हक ठीक कर सकता है तो ठीक हो गया ना। तुम पैगाम है इस टाइम तो निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म है, उनको क्या कहेंगे आप? उन्होंने ये आखना भी जेड़ा भी काम होवे आज इत्थे बैठ करे, उथे IMF कोल जाके पूछ लेंदा, कि किसे कोल जाके पूछदा, कि किसे कोल जाके पूछदा। ठीक है। बैठिया पे घर ता अपना ते रोले बाहर ले ना बैठन ते गल ता माड़ी है। गल माड़ी है। आप कहाँ से हैं? आप पे ना बैठन। बिस्मिल्लाह हमारे जंग से हैं। जंग से आए? तो आप जमात इस्लामी से है ना? जमात इस्लामी के अलावा भी किसी जमात से लोग आए हैं? ये तो पूरी आवाम का धरना है। इसमें आपका ये देखें कि लोग इस वक्त बिजली के मसले के ऊपर खुदकुशियाँ कर रहे हैं और अपने अपने शहरों में भी, पूरे शहरों के अंदर ये धरने शुरू हैं। हमारे यहाँ तो आम पब्लिक जो है वो वहाँ हमारा जो मेन फुवारा चौक है रोज़ाना बैठते हैं, असर से मगरिब तक रोज़ाना लोग बैठते हैं कि यार ये बिजली के बिल हम पे नहीं कर सकते, मेहरबानी करो इसकी कम करो। अगर ये गुर्बत आई भी है तो हुक्मरान भी इसमें से हिस्सा लेना। ये सारा हिस्सा गुरबा ने बांटना है। वो सारे टैक्सेस जो है हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं, तो गरीब का जीना अब मुश्किल हो गया है। वो बच्चों को खिलाए, वो अपना पंखा चलाए, वो क्या करे? किसको आपने किसको वोट दिया था? हमने तो दिया सिराजुल हक को। सिराजुल हक को दिया था। तो ये मैं ये नहीं समझ पा रहा, अगर ये आम आदमी का मसला है तो आम आदमी के इधर तो मार्च लगा हुआ है ना। अच्छा, ये तो मार्च लगा है, फौज हुकूमत कर रही है। इतनी महंगाई कभी जिंदगी में नहीं देखी। डॉलर नीचे आ रहा है, हमें डॉलर ने क्या करा कि पेट्रोल हर 15 दिन बाद 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए बढ़ता जा रहा है। तो इधर से महंगाई शुरू हो रही है। हमने डॉलर को क्या करना है? नीचे नीचे कर रहा है। ये आप कह रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं हो रहा? कोई फायदा नहीं, डॉलर नीचे। ठीक है। आपने बड़ी खूबसूरत पहने हुए जनाब बिस्कुट वगैरह। कहाँ से आए? हम साहिवाल से आए हैं। तैयब बलोच साहब की के महंगाई के खिलाफ और मजलूम की हमायत में आज इधर हम मौजूद हैं। हर मजलूम साथी, ये किसी एक फर्द का मसला नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है, हर बंदे से रिक्वेस्ट है कि हर बंदा निकले अपनी खातर, अपने बच्चों की खातर, मुल्क पाकिस्तान की खातर वो निकले, बाहर निकले, ताकि निकलेंगे तो काम बनेगा। इस तरह नहीं हमारे मेहनत पसीने खून पसीने के जो पैसे हैं वो शराबजादे उस पर याशियाँ कर रहे हैं। ठीक है। आप कहाँ से आए? साहिवाल। आप कहाँ से आए? अच्छा जी, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम उगाड़ा से आए हैं। उकाड़ा से। तो क्या वजह है आपको यहाँ आना पड़ा? कब आए हैं? देखिए, ये जो हुकूमत अभी है हमारे लिए एक आम मजदूर के लिए जीना मुश्किल हो गया, बल्कि ये तो देहातों में भी है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं।
आए दिन जो है उकाड़ा में क्या सूरत हाल है? वहाँ पे लोग निकलते नहीं, इतना बड़ा शहर है। कहाँ पे हैं लोग उकाड़ा के? उकाड़ा ये सारी हमारी जो टीम है ये उकाड़ा से ही आई है। बाकी आम लोग किधर गए? उनको बताया जाके? सारी आम लोग ही हैं। अच्छा, स्टूडेंट तो वैसे मर चुके हैं कि हम देख सकते हैं कि अगर हम अपने ट्रांसपोर्ट का हाल देख लें तो वो महंगाई की वजह से स्टूडेंट्स को ना किराया माफ़ किया जा रहा है, और अगर बिजली के बिलों में देख लें, अगर कहीं भी देख लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई पीटीआई नहीं है, कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, कोई नून लीग नहीं है, सब के सब इकट्ठे होके आए हैं। कोई किसी तहरीक के हंग नहीं आया, सब के सब अपनी महंगाई के खातिर आए हैं। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को वो अपनी किताबें तक नहीं खरीद सकते। क्या सिचुएशन आप उकाड़ा की बता रहे थे? उकाड़ा की अभी जो है ना सिचुएशन बिल्कुल ही ऑफ है। हम ना तो हम गवर्नमेंट मुलाजम है, हम एक मजदूर तबका है, और सिराजुल हक साहब के लिए इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो तमाम गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जितनी भी यहाँ पर हुकूमतें आ चुकी हैं उन्होंने गरीब आवाम को लूटा है, खाया है, और हर दिन यही काम हो रहा है। सिराजुल हक साहब एक अच्छे और ईमानदार आदमी है, हम उन पर भरोसा कर रहे हैं कि वो आएगा और इंशाल्लाह इस मुल्क के हालात बदलेंगे। ठीक है। आप चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए? बामा वाला से। बामा वाला से। क्या हालात हैं आप बताएं? ये महंगाई ने काम खराब कर दिया है? महंगाई तो महंगाई है, लेकिन बिजली वाला जो है महकमा उन्होंने बहुत जलील किया। क्या हालात, मतलब क्या हुआ? हालात बहुत खराब हैं। बड़े आवाजार होके इतने पहुंचे। अच्छा, हाँ जी। कितने लोग सी तुसी? तकरीबन 150 आदमी है। 150? हाँ जी। उकाड़े तो आए हो तुसी? उकाड़ा बामा वाला साडा गांव बामा वाला गांव तो आए। थाना चूचक ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, आओ आजो चलिए। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਏ 150 ਨੇ ਸਰ? 150 ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ, गांव में जो आए हैं, शहर जो नहीं गांव में। हाँ जी, यानी एक गांव से आप 150 लोग आए। हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो ये कह रहे हैं कि महंगाई तोड़ दें, कोई रोटी खाना आसान हो जाए। सर महंगाई की वजह से हमारे एक डॉक्टर उगाड़ा के डॉक्टर ने महंगाई से तंग आकर नहर में छलांग लगा दी। डॉक्टर ने? अच्छा। डॉक्टर, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना महंगाई से तंग आ गए, बच्चों को उधर छोड़ा है, खाना पीना कुछ नहीं है, और नहर में जाके नाला नहर में उसने छलांग लगा दी और खुद बहुत हो गया बच्चे। आप टोबा टैक्सिंग से वहाँ पे क्या आप लोगों ने वहाँ पे एहतजाज किया जब पेट्रोल बढ़ा? लेकिन किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। सिराजुल हक साहब ने हमें दावत दी और उनके काफिले लेकर सही। आप कहाँ से हैं? कड़ा से। आप कहाँ से हैं? तो फैसलाबाद में एहतजाज नहीं हुआ जब पेट्रोल बढ़ा? सही। आप कहाँ से? फैसलाबाद। आप कहाँ से? क्या हालात हैं शेखपुरा में? सब ठीक है? ठीक है। ये जी आप माइक पे बात करनी है आप? जी बताएं, प्लीज बताएं। मेरा बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि ये जो अब निज़ाम आ गया है ना पाकिस्तान में, ये तकरीबन हर उस मिडिल क्लास बंदे को भी इफेक्ट कर रहा है जो आज से कुछ 6 माह पहले या साल पहले बेहतर जिंदगी गुजार। ठीक कह रहे हैं आप, सारे मुतासिर हो गए हैं। आप माशाल्लाह से हाफी हैं, आपको इस चीज़ का ज़्यादा इल्म है, क्योंकि आप ये समझ लें कि जो इस वक्त बिजली का बिल 272 यूनिट का आ रहा है वो तकरीबन 11,000 से ऊपर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। और एक बंदा जो तकरीबन अपनी फैमिली को ही पैसे पूरे कर रहा है, उनके अखराजात पूरे कर रहा है, वो बिजली के बिलों में उसकी तकरीबन आप समझ लें कि 50% उसकी इनकम जो उसी में जा। क्या होना चाहिए? आप बात खत्म करें, आपका धरना शुरू होने लगा। ये कि एक चीज कोई भी कौम है ना, वो उस वक्त तक एक भी लाहेअमल जब तक तय ना कर ले वो ऊपर नहीं जा सकती। तो आप लोगों को बताएं ना कि किसकी क़यादत में लाहेअमल तय करें, क्या करें? पंजाबी में बताएं। जितना के गाँव में ना एक बंदा उसकी हो जाती चोरी। हाँ जी, ठीक है। वो इलाके के अंदर जो आ जाता है वो उससे पूछता है हाँ क्या क्या हुआ आपके घर में चोरी, वो सारी बातें करता है, साथ में ये भी कहता है चोर साहब मेरी ना मंजी भी ढीली कर गया है। हाँ जी। ठीक है। तो वो कहता नहीं यार ये बताओ आपकी चोरी क्या हुई है? वो कहता है मेरा कैमरा, मेरी चीजें, सारी चीजें चोरी, लेकिन चोर साहब मैंने देखा मेरी मंजी ढीली कर गया है। वो कहता है यार ये मसला की है तेरी मंजी? कहता गल ये कि मैं राती बैठ की थी राती दुख मैंने इस चीज का कि चोरी भी कर गया है नाल लंबे भी पै गया है। वही गल ओदी करन वाली है कि साडा मकसद है कि जिन्ना मर्जी कोई आम आदमी को नुमाइश के लिए अर्ज किए देते हैं ये मेरी जान बाएं जानब पंडाल की बाएं जानब स्टेज के बाएं जानब वुजू की जगह है, ठीक बाथरूम है, यहाँ इधर बाथरूम भी है और मोबाइल हेल्थ यूनिट भी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
मैं जमात इस्लामी के धरने में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं लोग तो आए हुए हैं, लाहौर से भी हैं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से, औकाड़ा, फैसलाबाद, हर जगह से लोग आए हैं। लेकिन सवाल ये है, मैं अभी भी मेरे लिए सोचने का ये मुकाम है कि अगर वाकई लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं भी, लेकिन लोग आके बैठने के लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी को भी सोचना चाहिए और लोग जो नहीं आ सके वो अपने शहरों में निकले। कम से कम इतना एहतजाज, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए जिसके बाद हुक्मरान मजबूर हो जाए कि वो पेट्रोल, बिजली की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं इनको कम करें। हालात मुश्किल ज़रूर है लेकिन अवाम को पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, जो उनका बुनियादी हक है। तो इस वक्त मुल्क का बड़ा मसला महंगाई है और महंगाई के ऊपर ही जमात इस्लामी माल रोड गवर्नर हाउस के सामने बैठी हुई है। ये सिलसिला आगे फैलेगा, ये सिंध भी जाएंगे, ये पहले भी, अब पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला लेके जा रहे हैं। तो आपने लोगों की राय सुनी है। मैं अब आपको एक शौका जमाऊंगा तो आपको तजियाकारों के पास लेके जाएंगे कि जो इलेक्शन की डेट आई है, क्या लगता है कि इलेक्शन हो पाएंगे उस डेट को, नहीं हो पाएंगे, क्या हालात हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जी। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद है। इसार राना साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है, सियासी पार्टियां यही डिमांड कर रही थी, किस तरह से आप इसे देखते हैं और आपको लगता है कि इलेक्शन की जो ये महीना आ रहा है, जो महीना दिया गया बेसिकली, इसमें इलेक्शन हो जाएंगे? मैं नहीं समझता कि कोई ये संजीदा सी कोई बात है। और ये कहते हैं ना एम उलामा लाना, ये उलामा उतारे हैं IMF का और जो इंटरनेशनल प्रेशर है हम पे उसका। और उन्होंने कहा जी आखिर में जाके जनवरी के आखिर में होंगे, कोई डेट नहीं दी, डेट नहीं, महीना उन्होंने कह दिया। तो ये ना पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन दुनिया का वाहिद इलेक्शन कमीशन है। बाकी इलेक्शन कमीशन दुनिया के जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कराना, हमारे इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि किसी तरह इलेक्शन नहीं कराना, भावें दुनिया की ताकत कुछ भी हो जाए, और कराना है तो इतना कंट्रोवर्शियल कराना है कि उसकी क्रेडिबिलिटी ही ज़ीरो है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में मुझे बता दें कि पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन ने कोई एक इंतखाब ऐसा कराया जिसकी शफाफियत पे सबने यकीन किया हो। अच्छा, ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि पिछले कोई इलेक्शन ऐसा नहीं जिसके ऊपर कोई सियासी पार्टी बोली ना हो, 18, उससे पहले 13 और उससे। आपको क्या लगता है कि अगर अब इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में कोई एक सियासी पार्टी नहीं होती, तहरीक इंसाफ जो लोगों को लग रहा है या अंदाजे लगा रहे हैं, तो क्या इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी? और अगर होती भी है तो इन हालात में ये आपको लग रहा है कि अब सबको बराबर मौका मिल गया? फ़र्क साहब देखें, आपको एक बात बताऊँ, जो इंतखाबात होते हैं ना बेसिकली वो होते हैं जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, ठीक है, सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए, ठीक है ना। और जो हुकूमत आए वो इस एतमाद के साथ आए कि मुझे वोट की ताकत मेरे पीछे है और उस मैंडेट के उस पर वो फैसले करे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमेशा से ही लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर इलेक्शन होते हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ही देनी है और ये तयन कुछ और होना है कहीं, तो फिर इलेक्शन किस चीज़ का नाम है? अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है और कहना जी मरियम साहिबा के कहने पे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और इमरान खान जो है नाअहल हो जाएगा, इमरान खान के कहने पे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो नवाज शरीफ नाअहल हो जाएगा। तो फिर अगर इस तरह इंतखाबात होने हैं तो इससे मुझे बताएं जमहूरी तसलसल कैसे कायम होगा और सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? सियासी इस्तेहकाम तब तक नहीं आ सकता जब तक आप पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों को बराबर की बुनियाद पे मौका दें और फिर उसके बाद उस मैंडेट को दिल से तस्लीम भी करें। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो कोई फायदा नहीं उन इंतखाबात का। क्या अब इलेक्शन का तो शोर मच गया, नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी शोर मचा हुआ है, जाना भी पड़ा है उनको फौरन तौर पे, एक बयान भी आया है, क्या देख रहे हैं? अब तो आप बता दें हमें कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे? हमारे मोहल्ले में एक दफ़ा एक बंदे ने कमेटी डाली थी जी, वो कमेटी डाल के वो भाग गया लेके, ठीक है ना। मुझे यकीन है कि वो वापस आ जाएगा मोहल्ले में हमारे, नवाज शरीफ नहीं आएगा। आप कुछ कर लें, नवाज शरीफ ने नहीं आना, क्योंकि नवाज शरीफ ने गिले पे पैर रखना ही नहीं का। उन्हें जब तक आप ये कुरान चुक के कस्में खा के नहीं कह देंगे ना कि अल्लाह दी कसमें तुसी आओगे, सीधे वज़ीर आज़म हाउस आओगे, वहाँ बैठेंगे और सब लोग खड़े होंगे और आपको सलूट करेंगे, तब तक वो नहीं आएंगे। क्या वजह है? अभी क्या नजर? मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें जेन्युइनली मैं उनके हक में हूँ कि उन्होंने 2 दफ़ा कोशिश की
यहाँ आए, जेल गए, ठीक है, और 2 दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान वापस, लेकिन क्या हुआ, कौन खड़ा हुआ उनके साथ? एक बंदा नहीं खड़ा हुआ, उनका भाई नहीं पहुंचे एयरपोर्ट उन्हें लेने, उनका भतीजा नहीं पहुंचे एयरपोर्ट लेने, वो दोनों माल रोड पे लोगों को आइसक्रीमों के गिर्द घुमाते रहे। तो मियाँ साहब भी इंसान है ना, और फिर माशाल्लाह उनकी उम्र मतलब काफ़ी हो गई है, बीमार भी हैं, वो बीमारी उनके लंदन वाले डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए, दुनिया का कोई डॉक्टर वो नामालूम बीमारी ठीक नहीं कर पाता। तो ऐसे हालात में वो आके फिर जेल चले जाएं और जाके फिर वो बैठ जाए और फिर उन्हें फ्यूचर का भी ना पता हो, तो वो क्यों आएंगे? आपको लगता है कि ये जो शहबाज शरीफ और वो मरीम नवाज वहाँ पर गए हैं, तो इसकी पीछे वजह उनका एक बयान है जो उन्होंने बयान दिया, या कुछ और लगता है? 2 चीज़ें हैं, एक तो बयान है, डेफिनेटली उन्होंने फिर बयान दे के अपने लिए एक नई मुश्किल खड़ी, एस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हुई। दूसरा ये कि ये जो नैब केसेस खुल गए और वो आते हैं तो उन्हें नैब केसेस का भी सामना करना पड़ेगा ना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये देखें, मैं नवाज शरीफ का सबसे बड़ा नाक़िद हूँ पाकिस्तान में, लेकिन ये बात तय है कि वो सिविल सुपरमेसी के लिए बात करते, ठीक है ना। अब ऐसे मौके पे जब सारा कुछ ठीक था, उन्होंने फिर एक हो जा बयान खड़काता कि जिससे फिर चीज़ें हिल के रह गई। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि ये मौसमियाती तगय्युर के बाद पामे सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, बेवक्ती बारिशें आ जाएं, मियाँ साहब नहीं आने वाले। इस वक्त जो अटक में कैदी हैं उनका आप क्या मंजर देख रहे हैं? लोग बड़ी अब कह रहे हैं जी 9 मई के कुछ लोगों की, दर्जनों लोगों की, 100 लोगों की ज़मानतें मंजूर हो रही, हालात बदल रहे हैं, आप कुछ हालात बदलते हुए देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है जिसका कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है ना। वो मियाँ साहब को वज़ारत उज़्मा से निकालने से लेके और इमरान खान के निकाले जाने तक कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इम्कान मौजूद रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि चूँकि हमने फ़ैसले अपने बैरूनी ममालिक के दबाव पे करने होते हैं, वहीं सऊदी अरब ले गया नवाज शरीफ को निकाल के, अब फिर ले गए, तो कहीं ना कहीं तो कहीं उसकी भी से होगी ना, कासिम के अबू की भी। और दूसरी बात यह कि मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिन्होंने 9 मई का किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन खाली इस एक उस पे नहीं मिलनी चाहिए कि एक तबके को नहीं मिलनी चाहिए। जब मरियम साहिबा के जलसों में पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ नारेबाजी होती थी, जब जलसों के अंदर मियाँ नवाज शरीफ हाजिर सर्विस जनरल्स और जजेस का नाम लेके कहते थे, तो फिर हमें एक दफ़ा ये क्लियर करना चाहिए कि कासिम के अब्बू ने गलती की, उन्हें सज़ा दें। लेकिन ये गलती अगर कोई बार बार कर रहा है, दूसरे भी कर रहे हैं, तो फिर अगर आप उनको नहीं करते कुछ, तो फिर ऐसा महसूस होता है कि कासिम के अबू को किसी और चीज़ की सज़ा मिल रही है। राना साहब, ये बात तो दुरुस्त है जावेद लतीफ़ साहब की कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, जो कि लोग शादियों का सीज़न है, लोग शादियों में मसरूफ़ हैं, तो ये भी तो एक वजह हो सकती है कि शायद वो इस्तकबाल इस तरह से ना कर पाए नून। जावेद लतीफ़ साहब ने शुक्र है ये नहीं कहा कि मैं लेडी वेलिंगटन गया था, वहाँ पे भी बहुत रश है ख़वातीन का, तो इसलिए नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल ना कीजिए। क्या बच्चों वाली बात है यार? ओ भाई, शादियाँ हैं, कुछ भी हैं, नज़रिए से मजबूत कोई चीज़ नहीं होती। जो लोग नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, वो शादियाँ हों, कुछ भी हों, वो तो आएंगे इस्तकबाल करने। ये एक अलहदा बात है कि अगर आपको ये खौफ है कि लोग नहीं आएंगे, और बकौल किसी एक मुखबर के नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर मैं जाऊं और लोगों ने बिजली के बिल निकाल के दिखा दिया तो मैं क्या करूँगा, तो ये भी खदशा है। और लोगों ने अगर फर्ज करें वहीं पे खड़े होकर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया, तो फिर आप क्या कर लेंगे? लिहाजा ये अब सेफ साइड तलाश कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हम जलसा करें और मियाँ साहब वहाँ पे डायरेक्ट आ जाएं, जलसे में आके खिताब कर लें, इस तरह हो सकता है। और इस वक्त जो भी हालात है, पाकिस्तानी अवाम आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में इंटरेस्टेड हैं, वो किसी एक पार्टी के लिए इंटरेस्टेड हैं, नवाज शरीफ की वापसी पे भी हालात बदलेंगे, नहीं बदलेंगे? मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपने कहा ये अब अचानक आए हो ना, कोई मेरे तो पहले से प्लान तो नहीं था आपका मेरा। ये एक मुझे हमारे एक जानने वाले हैं, वो ये ना बिजली का बिल देके गए हैं 40,000 का। 40,000, ठीक है। उनका 2 कमरों का घर है, 2 पंखे हैं, एक वॉशिंग मशीन, एक छोटा सा फ्रिज है। ये 40,000 रुपये बिल आए, 30,000 रुपये उसकी तनख्वाह है। लोग मर जाए, जहर खा लें, खुदकुशियाँ कर लें, नहरों में छलांगे मार लें, क्या करें? आपने इस मुल्क को रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। जो शुरफा हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं,
सबसे ज्यादा मुश्किल में इस टाइम वो लोग हैं, उनके पास तो जीने का जवाब ही कोई नहीं रहा। कैसे जिएंगे? आप अब सुई गैस के बिल बढ़ा रहे, कोई बंदा कोई ऐसा ऊपर नहीं बैठा हुआ जिसको इन 24 करोड़ कीड़ों की तकलीफ का अंदाजा हो। आपका वजीर आजम कहता है, जो लोग कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो जा रहे हैं, कहते हैं जो जा रहे हैं जाने। क्यों भाई? इसलिए कि आपका इस मुल्क में स्टेक कोई नहीं है। आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आपके कारोबार बाहर, आपके घर बाहर, आपका पाकिस्तान में क्या है? मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं ना इस मुल्क के अंदर। तो आने वाला वक्त याद रखिएगा, नवाज शरीफ आ जाए, कोई भी आ जाए, जो हमने माजी के अंदर गलत IPPs बिजली पैदा करें ना करें, आपने उन्हें पैसे देने ही देने। वो दामाद की तरह हमारे सर पे बैठे हुए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक ऐसा फैसला किया जिसकी पाकिस्तान हमेशा कीमत अदा करता रहेगा। आप कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई लीडर आ जाए, कुछ भी हो जाए, इस वक्त यही रहेगा अनटिल अनलेस आप इस मुआशरे का और इस मुआशरे की बीमारियों का एक पेशेंट जो कार्डिक है, जो असाबी मरीज़ है, जो ICU में है, जिसको वेंटिलेटर लगा है, उसे डिस्प्रिन दे के आप उसका इलाज नहीं कर सकते। आपको जराही करनी पड़ेगी, और ऐसी जराही करनी पड़ेगी जो कैंसर फैलाने वाले स्पॉट है उन्हें काट के फेंकना पड़ेगा। आप तो चीनी माफिया के आगे घुटने टेक देते। इमरान खान $3 अरब दे के गया लोगों के अंदर तकसीम किए। आप क्यों नहीं उनके नाम लेके आ रहे लोगों के सामने? वो 29 सियासतदानों के नाम क्यों नहीं लेके आ रहे जो ईरानी तेल में मुलविस? इसलिए कि ऊपर माफियाज बैठे हुए और वही हुकूमतें हैं, और वही चाहे इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, कोई भी आ जाए, उनकी हुकूमत रहती है। तो फिर जब हुकूमतें रहेंगी तो फिर यही होगा जो इस मुल्क में। आपके ख्याल में नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में नून लीग इलेक्शन लड़ने के काबिल है? नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में नून लीग अपने मोहल्ले के किसी आम से लड़के से भी लड़ने के काबिल नहीं है। ये वोट बैंक नवाज शरीफ का है, मरियम उसकी कस्टोडियन है, ठीक है ना। अगर नवाज शरीफ की माइनस कोई नवाज शरीफ की उसको लेगेसी को लेके चल सकता है, ये जिसने लेके चली है वो मरियम साहिबा है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि मरियम साहिबा जो हैं वो एक ऐसा मिसगाइडेड मिसाइल है जो कभी कभी अपनी तरफ ही चल पड़ती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि शहबाज शरीफ हमजा की क्या हैसियत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने साराना साहब की गुफ्तगू सुनी है, आपने इस पूरे प्रोग्राम में देखा पाकिस्तान के जो हालात हैं, इलेक्शन कमीशन की तारीख हो, महंगाई हो, हमने सब पर बात की है। और आवाम के सामने इस वक्त कोई सच्ची बात तो ये है कि ख़ुद हमारे सामने भी कोई नज़र नहीं आती हालात कहाँ पर जाके ठीक होंगे, और आया ये जो इलेक्शन की तारीख दी जा रही है, महीना दिया जा रहा है, क्या हो भी पाएंगे? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हम ढूंढ रहे हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।